स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एमपॉक्स, जिसे मंकी पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, आरएनए वायरस के कारण होता है। 2. एमपॉक्स के प्रभाव को रोकने के लिए टीका उपलब्ध है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एमपॉक्स, जिसे मंकी पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, एक डीएनए वायरस है। यह पोक्सविरिडे परिवार से संबंधित है, जिसमें बड़े डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होते हैं। अतः कथन एक सही नहीं है। डीएनए वायरस में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए होता है और आमतौर पर मेजबान के नाभिक में प्रतिकृति बनाते हैं, जिससे वे अधिक स्थिर होते हैं और उत्परिवर्तन के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। इसके विपरीत आरएनए वायरस में राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, जो कोशिका द्रव्य में प्रतिकृति बनाता है और आमतौर पर उच्च उत्परिवर्तन दर प्रदर्शित करता है। एमपॉक्स मुख्यतः पशुओं से प्रत्यक्ष संपर्क या दूषित वस्तुओं के माध्यम से मनुष्यों में संचारित होता है। जबकि एमपॉक्स के लिए एक टीका उपलब्ध है, इसकी उपलब्धता और प्रभावशीलता सीमित है, जो बेहतर रोकथाम तथा नियंत्रण उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। अतः कथन 2 सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। कवक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये यूकैरियोटिक गैर प्रकाशपोषी जीव है। 2. इनमें काइटिन से निर्मित एक अद्वितीय कोशिका भित्ति होती है। 3. ये केवल अलैंगिक माध्यम से ही प्रजनन करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कवक यूकैरियोटिक गैर फोटोट्रॉफिक जीवों का एक समूह है, जिसमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। इसमें मशरूम, मोल्ड या यीस्ट शामिल है। अतः कथन 1 सही है। कवक परपोषी होते हैं, अर्थात ये अपने पर्यावरण से कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करके पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। कवक में काइटिन से निर्मित एक अद्वितीय कोशिका भित्ति होती है, जो कवक जगत की एक अद्भुत विशेषता है। अतः कथन 2 सही है। कवक आमतौर पर माइसीलियम के रूप में विकसित होते हैं, जो तंतुमय संरचनाओं का एक नेटवर्क होता है, जिसे हाइफे कहा जाता है। कवक अलैंगिक और लैंगिक प्रायः बीजाणुओं का उपयोग करते हुए दोनों माध्यमों से प्रजनन करते हैं। अतः कथन 3 सही नहीं है। कवक अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बनाने के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि पौधों के साथ माइकोराइजल संबंध आदि। कुछ कवक शैवाल के साथ मिलकर लाइकेन का निर्माण भी करते हैं। अगला प्रश्न है, न्यू नोएडा सिटी कहाँ स्थित होगा? ए. लखनऊ और कानपुर जिले में। बी. गौतम बुद्ध नगर एवं बुलंदशहर जिले में। सी. वाराणसी और प्रयागराज में। या डी. गाजियाबाद और मेरठ में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, गौतम बुद्ध नगर एवं बुलंदशहर जिले में। न्यू नोएडा विकास योजना के अनुसार न्यू नोएडा गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर जिलों के 84 गांवों में 209.11 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा। 209.11 वर्ग किलोमीटर में फैला गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर जिलों के 84 गांवों को कवर करता है। आवासीय वितरण को संतुलित करना और भविष्य के विकास के साथ संरेखित करना। अगला प्रश्न है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का उद्देश्य क्या है? ए. कृषि भंडारण। बी. औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन। सी. एकीकृत माल परिवहन और भंडारण। या डी. आवासीय अचल संपत्ति विकास। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एकीकृत माल परिवहन और भंडारण। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्देश्य माल परिवहन के विभिन्न तरीकों को एकीकृत करना और बड़े पैमाने पर वेयर हाउसिंग समाधान प्रदान करना है। हब एंड स्पोक मॉडल के तहत विकसित MMLP राजमार्गों, रेलवे और अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल परिवहन के विभिन्न तरीकों को एकीकृत करेगा। MMLP विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के लिए बड़े पैमाने पर अत्याधुनिक वेयर हाउसिंग सुविधाओं को विकसित करने के लिए कस्टम क्लियरेंस, पार्किंग, ट्रक के रखरखाव जैसी संबंधित सभी सेवाओं के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन बनने की ओर अग्रसर है। इसमें गोदाम, रेलवे साइडिंग, कोल्ड स्टोरेज, कस्टम क्लियरेंस हाउस, यार्ड सुविधा, वर्कशॉप, पेट्रोल पंप, ट्रक पार्किंग, प्रशासनिक भवन, बोर्डिंग लॉजिंग, ईटिंग जॉइंट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आदि सभी सुविधाएं होंगी। MMLP अत्याधुनिक माल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रौद्योगिकी आधारित कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करेगा। साथ ही इन परियोजनाओं में पैकेजिंग, रीपैकेजिंग और लेबलिंग जैसी विभिन्न मूल्यवर्धित सेवाएं उपलब्ध होंगी। अगला प्रश्न है, IVF के माध्यम से पहला ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजा कहाँ पैदा हुआ था?
ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक या डी राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी राजस्थान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के अंतर्गत IVF के माध्यम से जन्मा पहला ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजा राजस्थान में था। IVF के माध्यम से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजे का सफलतापूर्वक जन्म हुआ, जो इस प्रजाति के लिए पहली बार हुआ, जिससे इस गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी को बचाने के उद्देश्य से चल रहे संरक्षण प्रयासों को काफी बढ़ावा मिला। ये सफलता ऐसे समय में मिली है जब इस प्रजाति की जनसंख्या में अत्यधिक गिरावट आ रही है, जिसका मुख्य कारण आवास का नष्ट होना और विद्युत लाइनों से टकराव है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में पराली जलाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, इससे मृदा की उर्वरता बढ़ती है। बी, यह वायु प्रदूषण में योगदान देता है। सी, इससे फसल की पैदावार कम हो जाती है। डी, यह सभी जिलों में कानूनी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यह वायु प्रदूषण में योगदान देता है। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सर्दियों के दौरान विशेष रूप से हरियाणा और पंजाब में पराली जलाना वायु प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हरियाणा सरकार ने राज्य में पराली दहन की रोकथाम में विफल रहने के कारण कृषि विभाग के 24 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। पराली दहन की प्रथा से वायु प्रदूषण गंभीर हो रहा है। हरियाणा सरकार ने पराली दहन पर रोक लगाने के लिए सख्त नीतियां लागू की है, जिससे सर्दियों के दौरान NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता खराब हो जाती है। यह वायुमंडल में भारी मात्रा में विषैले प्रदूषक उत्सर्जित करता है, जिनमें मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और कैंसरकारी पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसी हानिकारक गैसें शामिल हैं। ये प्रदूषक आसपास के वातावरण में फैल जाते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से गुजरते हैं और अंततः सघन धुंध की चादर का निर्माण करके मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हाइपर यूनिफॉर्मिटी कुछ विषम माध्यम की एक विशेषता है जिसमें लंबी तरंग दैर्घ्य रेंज में घनत्व में उतार चढ़ाव शून्य हो जाता है। 2. हाइपर यूनिफॉर्म अवस्थित पदार्थ क्वासी क्रिस्टल ब्रह्मांड की वृहद स्तरीय संरचनाएं नरम और जैविक आधारित इमल्शन और कोलाइड्स आदि में देखे जाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाइपर यूनिफॉर्मिटी तब उत्पन्न होती है जब किसी पदार्थ की संरचना में एक विशेष प्रकार का संगठन होता है जो घनत्व के उतार चढ़ाव को कम कर देता है। साथ ही यह संगठन विभिन्न स्तरों पर हो सकता है, जैसे कि आणविक या नैनो स्तर पर। अतः कथन 1 सही है। हाइपर यूनिफॉर्म अव्यवस्थित सामग्रियों को विभिन्न प्रारूपों में देखा गया है, जैसे कि क्वासी क्रिस्टल ब्रह्मांड की वृहद स्तरीय संरचनाएं नरम और जैविक आधारित इमल्शन और कोलाइड्स आदि। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, अक्सर समाचारों में आने वाली बंदोपाध्याय समिति, समाधान सिद्धांत और ऑपरेशन ग्रीन हंट सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए, साइबर सुरक्षा उपायों को बढ़ाना। बी, वामपंथी उग्रवाद से निपटना। सी, मानवीय सहायता और आपदा राहत। डी, सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, वामपंथी उग्रवाद से निपटना। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बंदोपाध्याय समिति, समाधान सिद्धांत और ऑपरेशन ग्रीन हंट सभी भारत में वामपंथी उग्रवाद से निपटने से संबंधित हैं। बंदोपाध्याय समिति 2006 ने जनजातीय आबादी के खिलाफ शासन की कमी और सामाजिक राजनीतिक भेदभाव पर प्रकाश डाला, जिसका अक्सर नक्सली समूहों द्वारा शोषण किया जाता है। समिति ने जनजातीय अनुकूल भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास सहित सुधारों की सिफारिश की। ऑपरेशन ग्रीन हंट भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा नक्सली विद्रोहियों के विरुद्ध विशेष रूप से रेड कॉरिडोर में समन्वित अभियान है। अगला प्रश्न है, नासा की यूरोपा क्लिपर मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यूरोपा क्लिपर अंतरिक्षयान नासा द्वारा निर्मित अब तक का सबसे बड़ा ग्रही मिशन अंतरिक्षयान है, जिसकी सौर श्रृंखलाएं लगभग 100 फीट तक फैली हुई हैं। 2. यूरोपा क्लिपर मिशन शुक्र की बर्फीली सतह का अध्ययन करने तथा जीवन के संकेतों की खोज के लिए शुक्र की सीधी परिक्रमा करेगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नासा का यूरोपा क्लिपर अंतरिक्षयान नासा द्वारा निर्मित अब तक का सबसे बड़ा ग्रही मिशन अंतरिक्षयान है, जिसमें सौर श्रृंखलाएं लगभग 100 फीट तक फैली हुई हैं, जो लगभग एक बास्केटबॉल कोर्ट के आकार की है। अतः कथन 1 सही है। यूरोपा क्लिपर शुक्र की परिक्रमा नहीं करेगा, बल्कि बृहस्पति की परिक्रमा करेगा और डेटा एकत्र करने के लिए यूरोपा के लगभग 50 चक्कर लगाएगा। अतः कथन 2 सही नहीं है। यूरोपा बृहस्पति के चंद्रमाओं में से एक है जो अपनी बर्फीली सतह
तथा इसकी सतह के नीचे तरल जल के विशाल महासागर होने के पुख्ता सबूतों के लिए जाना जाता है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारत के निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत का निर्वाचन आयोग मूलतः एक सदस्यीय निकाय था, लेकिन अब यह बहुसदस्यीय निकाय बन गया है। 2. मुख्य चुनाव आयुक्त को ईसीआई में निर्णय लिए जाने पर अन्य चुनाव आयुक्तों पर वीटो शक्ति प्राप्त होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।